अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अल खबर। मैं हूं अली सरवर। दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो केपीके के वज़ीर आला महमूद खान साहब ने बराह रास्त धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की आइंदा कॉल पर केपीके की फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। अब ये बहुत बड़ी धमकी है एक सूबे का वज़ीर आला। ज़ाहिर है अगर इमरान खान साहब दोबारा कॉल देते हैं और उसकी फोर्स इस्तेमाल की जाती है तो ये तो इंतशार और नारकी और एक तो पाकिस्तान में इंतहाई हालात ख़राब करने की कोशिश होगी। इस पर भी हम बात करेंगे कि अब होगा क्या, क्योंकि क्या किसी सूबे के वज़ीर आला को इस तरह की वफाक को धमकी देनी चाहिए। और इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने भी वकला कन्वेंशन से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के साथ जो किया गया वो एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आप जानते हैं कि इससे पहले भी इमरान खान साहब ने तो कहा था कि जी मुझे हटाया गया है और जो लोग अब आए हैं इनसे तो बेहतर था कि आप इस मुल्क पर एटम बम मार देते। ये भी इमरान खान साहब ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं और आज वो कह रहे हैं कि जी हमें हटाना इससे एटम बम मारने से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। हमारी पहली हुकूमत है जिस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। इस पर हमने पहले ही बात की थी। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की ज़ात तक तो ये बात दुरुस्त है, उनकी हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जितने भी वफाकी वुज़रा थे उन सब के नाम ज़ाहिर करप्शन में आते हैं और उसमें मैं किस किस का नाम लूँ वो अब ज़ाहिर कुछ लोग तो अब नून लीग में शामिल हो गए हैं या पीपल्स पार्टी में चले गए, लेकिन अब भी कुछ लोग मौजूद हैं जिन पर बराह रास्त करप्शन के इल्ज़ामात हैं। सबसे बड़ा सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से उसके वज़ीर आला पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। फराह गोगी जो कहा जाता है बिहाइंड द कर्टन वो वज़ीर आला थी, वो सब कुछ फैसले कर रही थी, पैसे वसूल करती थी और ओन चौधरी ने भी इन इल्ज़ामात की तस्दीक की है। और इस तरह केपीके के वज़ीर आला पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, फवाद चौधरी साहब पर भी इल्ज़ामात हैं और दूसरे जो वज़रा थे उन पर भी इल्ज़ामात हैं, खुसरो बख्तियार साहब पर भी इल्ज़ामात हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी हैं। और हमने ये देखा कि बलूचिस्तान में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के लिए तो इमरान खान साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिए जाएँ, जबकि बल्दियाती इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं बलूचिस्तान में। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो इसलिए कि 1310 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में। और इतनी बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल करना आज़ाद उम्मीदवारों की, तो इसका मतलब है कि अवाम ने सियासतदानों पर अदम एतमाद कर दिया है। कम से कम बलूचिस्तान की हद तक तो ये बात हम जान गए हैं, क्योंकि जो सियासतदान हैं कहा जाता है बलूचिस्तान में ख़ासतौर पर वहाँ नवाब हैं, सरदार हैं, तो वो अवाम के लिए काम नहीं कर रहे। शायद इसीलिए ये हुआ कि अब बड़ी तादाद में वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। क्योंकि सियासी जमातों की अगर मैं पोजीशन वहाँ बताऊँ आपको तो मौलाना फजल रहमान साहब की JUI जो पार्टी है उन्होंने 98 सीट्स हासिल की हैं, कौंसलर बने हैं, जबकि बाप पार्टी जो है 71, PK मैप जो है 39, नून लीग के 36 हैं, PSRT 26 और PTI के 10 लोग वहाँ से अब तक की जो इतलात हैं वो कामयाब हुए हैं। ये तादाद ज़ाहिर बढ़ भी सकती है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जो कामयाब हुए हैं ये बहुत ज़्यादा मायने खेज़ बात भी है और इस बात का इजहार भी है कि अवाम का गम गुस्सा और नाराज़गी सियासतदानों से बढ़ चुकी है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये लोग अब तक हमारे जो मसाइल हैं उसको हल करने में नाकाम हुए हैं, जिसकी वजह से एतमाद करना छोड़ दिया है या कम कर दिया है। क्योंकि अब बल्दियाती इंतखाबात ज़ाहिर दूसरे मरहले में हमने देखा कि KPK में भी हुए हैं, बलूचिस्तान के बाद अब सिंध का नंबर है, सिंध में होंगे, पंजाब में होंगे, तो ये भी वो सूबे हैं जहाँ से उम्मीद यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दही इलाकों में और शहरी इलाकों में शायद PTI MKM का मुकाबला ज़्यादा होगा। और इस तरह पंजाब में बात करें तो पंजाब में PTI और बराह रास्त मुकाबला होगा नून लीग से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सरप्राइज़ दे सकती है, जिस तरह बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज़ दिया है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बलूचिस्तान की अगर बात करूँ तो कोई भी MPA नहीं है और उसके बावजूद भी इतनी सीटें निकाल लेना बल्दियाती इंतखाबात में ये सरप्राइज़ है। और इस पर जबकि इमरान खान साहब का जो झूठा ख़त है, साजिश, कत्ल का ड्रामा, ये फेल हो गया है, ये कहना है मरीम नवाज साहिबा का। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि झूठ न बोलो वरना मुंह छुपाने को जगह भी नहीं मिलेगी, मरीम नवाज साहिबा ने ये भी कहा है। और जबकि परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि इनके साथ वो होनी है, हुकूमत की बात कर रहे हैं, नून लीग की बात कहूँ वफाक में, जो किसी ने देखी नहीं है। उनको ज़ाहिर गुस्सा है जो कुछ असम्बली में उनके साथ हुआ था, ज़ख्मी भी वो हुए और उन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी इशारे किए और लोग लेकर आए थे मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से, और जो कुछ भी हुआ पंजाब में वो भी अब तारीख का हिस्सा है कि किस तरह वहाँ पर एक दूसरे को मारा पीटा गया। ख़ासतौर पर ख़ातून जो है कोमा तक में चली गई, मेंबर पंजाब असम्बली थी। तो ये और ख़तरनाक उन्होंने बात कर दी है कि इनके साथ वो होनी है जो किसी ने देखी नहीं। और शाह महमूद कुरैशी साहब जब भी कॉल दी गई कारकुन हर रुकावट अबूर करेंगे, ये उन जिसे इमरान खान साहब फरमा रहे हैं
कि जी रूलिंग दे सुप्रीम कोर्ट, वरना फिर हम तैयारी से जाएंगे। अब तैयारी क्या होगी? महमूद खान साहब जो केपीके के वज़ीर आला हैं, उन्होंने बता दिया कि केपीके की फोर्स इस्तेमाल की जाएगी और ये यकीनन मामला जो है ना खाना जंगी की तरफ चले जाएंगे। अब 6 दिन की इमरान खान साहब ने जो बात की थी, 6 दिन के बाद अब उस पर भी यू टर्न लिया उन्होंने, और 6 दिन के बाद वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे, बल्कि वो कह रहे हैं कि जी मैं लाहे अमल का ऐलान करूंगा कि अब हमने आगे करना क्या है। और एक तरफ खबरें ये भी आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि असम्बलियों पर वापसी पर गौर हो रहा है, पीटीआई के लोग जो हैं गौर कर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हीर सोह साहिबा और अब्दुल्ला गुल साहब भी मौजूद हैं जी, चेयरमैन है तहरीक जवानान पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया हीर सोह साहिबा। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। अगर मैं बात करूँ कि जी इस वक्त इमरान खान साहब 6 दिन की बात की थी और अब वो कह रहे हैं कि 6 दिन के बाद लाए अमल का ऐलान करूँगा, वो चाहते हैं कि जी जल्दी इलेक्शन हो जाएँ, और यही आप लोग भी यही कहा करते थे जल्दी इलेक्शन हो जाए। अब उनकी ये ख्वाहिश है तो आप लोग पूरी करने को तैयार नहीं? थैंक यू अली सर। देखिए, यकीनन जब ये बात चेयरमैन साहब अब बोल रहे हैं तहरीक इंसाफ के कि भाई जल्दी इलेक्शन हो जाए, और उन्होंने जो फैक्ट्री ऑर्डिनेंस की बनाई हुई थी और जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट को इग्नोर करके सिर्फ ऑर्डिनेंस पे ही गुजारा चल रहा था, तो बहुत सारी सी चीज़ें थी जो समझते हैं कि इलेक्शन के इस्लाहत हो, नेब के इस्लाहत हो, जो जो बहुत सारे ऐसे लॉ थे, कवानीन थे जिन पे काम की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में 3.5 साल में जो कारनामे अंजाम दिए वो आगे भी वही करने में अंजाम देंगे। मेरे ख्याल में तैयारी करें इलेक्शन की, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जो चीज़ें बेहतरी की तरफ इस्लाहत करके फिर इंशाल्लाह तमाम पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो तो वो होंगी, लेकिन खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन नहीं होगा। जो इस्लाहत के बाद यकीनन तमाम मुत्तहदी जमात बैठेंगे और जो शेड्यूल होगा वो यकीनन होगा जो आवाम की बेहतरी के लिए होगा, उस टाइम पे इलेक्शन होगा। अच्छा, नहीं हीर सोह साहब, जिस तरह आपने बात की कि जी आवाम की बेहतरी के लिए होगा, तमाम इत्तेहादियों के साथ आप बैठेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे, लेकिन इसलिए ये सवाल बड़ा अहम था कि ये आप लोगों ने जो मार्च किया था वफाकी हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस मार्च का सबसे ज़्यादा जोर जो आप लोगों ने दिया था वो महंगाई थी कि खान साहब ने 3.5 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी, और उसमें शक भी नहीं है बहुत ज़्यादा महंगाई की, और डॉलर कहाँ चला गया, और उसके बाद अशाया खुदनोश बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। लेकिन आपकी गवर्नमेंट आई, आपसे मुराद मखलूत हुकूमत है इस वक्त, और 6-7 हफ्तों में ही हम देख रहे हैं कि डॉलर 200 पहुँच गया, 184 था जब इमरान खान साहब गए थे। आटा महंगा, चीनी महंगी। अच्छा, अब ये देख लें सब्सिडी भी आप लोगों ने ख़त्म कर दी पेट्रोल पर। पेट्रोल महंगा होने से आप भी जानती हैं 30 रुपये एक मुश्त बढ़ाए हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें और महंगी हो गई हैं। आप लोग तो कम करने आए थे ना कि बढ़ाने आए थे? नहीं देखो, आपके जब एमओयू साइन होते, एग्रीमेंट होते, वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं होते। और ये जो फैसले थे ये तो पहले ही चीजें हो चुकी थी जिस पे इम्प्लीमेंट करना था, कोशिश की गई थी। यकीनन बहुत बड़ा बर्डन अवाम पर आया है और तशवीशनाक, हमें खुद तशवीश है कि आप और हम लोग इस महंगाई के दौर से गुजरते हैं। चीज़ें जो जो लोअर क्लास है वो यहाँ डेली बेसिस पे काम कर, उनकी क्या हालत होगी, उससे उससे कोई मुबरा है ही नहीं कि महंगाई नहीं बढ़ी। लेकिन ये जो फैसले हुए वो तो पीटीआई की हुकूमत की मेहरबानी है कि चीज़ें, लेकिन ये उम्मीद है और ये सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ नून लीग के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, कि हमने आवाम के लिए रिलीफ देना है जिसकी क्योंकि देखिए ये आप और हम समझते जो अवामी पार्टी होती है, जिनकी जड़ें आवाम में होती है, उनको कल भी आवाम के पास जाना है, उनकी बैक पे कोई सपोर्ट नहीं होगी। आपने कल इलेक्शन में जाना और यही चीज़ जो अगर आप रिलीफ देंगे तो इलेक्शन में जाएंगे। ये चीज़ें जो ऑलरेडी थी उस पे इम्प्लीमेंट हुआ है। आगे फर्दर चीज़ें हैं जिन पे अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह रिलीफ दें, किस तरह सब्सिडी को बेहतर करें। वो चीज़ें यकीनन पाइपलाइन में हैं। जो चीज़ें उन्होंने की, प्राइम मिनिस्टर ने आवाम को बताया कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या हम करने वाले हैं। जो चीज़ें मुश्किल वक्त है बिल्कुल है, उसमें कोई कबाद नहीं कह रहे कि भाई नहीं हम आज आ गए। हाँ, उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना, चाहे किस तरह लेके जाना, इकोनॉमिक्स से जो टीम है वो किस तरह काम कर रही है, आपके फॉरेन अफेयर्स के अच्छा, इसमें एक और बात भी है। नहीं, सही है आपकी बात, लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक दो पॉइंट करूँ कि जिन चीजों को आपने, आपका बीइंग प्राइम मिनिस्टर, बीइंग कैबिनेट, आपका जो काम था आपने वो काम नहीं किया। आपने सिर्फ ये नारा लगाया चोर है छोड़ूंगा नहीं, जिसकी वजह से चीजें बहुत सारी बिगड़ गई। अब जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है वो अपना काम कर रहा, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो चीजें कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह
हमें उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी और बेहतरी कर हो जाएंगी। अच्छा, पंजाब में हमने देखा कि आटा सस्ता कर दिया वहां पर, और केपीके में भी ऐलान कर दिया, गए थे वज़ीर आज़म साहब कि मैं अभी अपने कपड़े बेच के भी आटा सस्ता करूंगा। सिंध में कोई ऐसा ऐलान नहीं हो रहा। सिंध की आवाम भी तो पाकिस्तान में शामिल है, इनको कब मिलेगी सब्सिडी और कब मिलेंगे इनको इस तरह की सस्ती चीजें? इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कैबिनेट की मीटिंग है जिसमें बिल्कुल इसकी सब्सिडी के हवाले से या आप समझती हैं सिंध में जरूरत नहीं है, जहाँ चीजें सस्ती मिल रही हैं? हाँ या आप समझती हैं नहीं, सिंध में मुझे चीजें क्योंकि मैं सस्ती हैं? कैबिनेट की मेंबर नहीं हूँ तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकती क्या चीजें, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है ये चीजें डिस्कस में आएंगी। यकीनन जब पंजाब में सब्सिडी दी जा रही है और रिलीफ दिया जा रहा है तो यकीनन सिंध में भी इंशाल्लाह इसकी तरफ सिंध में भी होना चाहिए ना, चले प्राइस मैं मान जो लेता हूँ। पंजाब की है, लेकिन जो प्राइस पंजाब की रेट की है वो यहाँ की नहीं है, लेकिन फिर भी यकीनन सिंध के आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, खासतौर पे जो अर्बन एरियाज हैं उस वाले से तो वो चीजें डिबेट में हैं। और क्योंकि मैं कैबिनेट की मेंबर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये चीज, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि ये चीजें डिस्कस में आने वाली है। यानी कि वो कराची हो सजावल हो एक ही जैसा रेट होगा। देखिए अब उसकी वो डिबेट पे हम चले जाएंगे तो मैं ये कहूँ कि लाहौर में रेट और साहिवाल में रेट एक है कि नहीं है। उसके और सर्कमटेंस होते हैं कि आपकी जो है ट्रांसपोर्ट है चीजें, लेकिन रेट जो है वो इंशाल्लाह पुल सिंध में जो है ना जैसे होने चाहिए हो। मेरे ख्याल में अगर कहीं पर ज्यादा है तो यूटिलिटीज अगर शहरों में है तो अर्बन एरियाज में यूटिलिटी स्टोर्स हैं, आपके पास जो है ना वो बाजार से लगती हैं, इस तरह की चीजें हैं, लेकिन वो अर्बन रूरल एरिया में वो चीजें नहीं है। तो रिलीफ जो है ना वो गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी देती है, चीजें आती हैं। ऐसा नहीं है कि रूरल अर्बन में अगर डिफरेंस है तो अर्बन एरियाज में बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू आपको रिलीफ देते हैं और देते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल मैं आप साथ रहिएगा, अब्दुल गुल साहब से पहले पूछ लूँ ये सवाल, फिर आपसे पूछूंगा, क्योंकि आज बड़ी अहम धमकी दी है केपीके के वज़ीर आला ने, महमूद खान साहब ने। वो कह रहे हैं कि इमरान खान की आइंदा कॉल पर केपीके की फोर्स इस्तेमाल करेंगे हम, यानी कि वो अब जो अब्दुल गुल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, ये सर अब एक वज़ीर आला है एक सूबे के, वो वफाक को धमकी दे कि अब जब हम आएंगे एहतजाज करने, धरना देने इस्लामाबाद, तो अब फोर्स इस्तेमाल करेंगे सूबे की। सर ये मामला आप नहीं समझते कि ये तो बड़ी खतरनाक धमकी है और खुदा न खास्ता मामला निकल सकते हैं हाथ से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। तो देखिए ना, मकसद क्या है, मकसद क्लैश का है। मैं आपके पहले भी प्रोग्राम में बोलता रहा कि असल मसला ये है कि किसी सूरत अफवाज पाकिस्तान जो है वो आके मैदान संभाल ले, और जब आप ऐसी धमकियां देंगे या ऐसे अमल करेंगे या तो इससे क्या होगा, मतलब एक पुलिस को दूसरी पुलिस से टकराने की इजाज़त दे दी जाएगी, ज़ाहिर सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसके अलावा जो फिर कौन सी फोर्स है जो इन दोनों का टकराव जो है वो रोकेगी। यानी कि ये कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी बारी नहीं है तो फिर किसी की भी बारी नहीं होगी। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही तिफलाना किस्म का जो बयान है, और ये तो बिल्कुल अगर कोई और आदमी दे इस किस्म का बयान, चाहे वो हाजिर सर्विस ही क्यों ना हो, तो उसको मेरे ख्याल में उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है ऐसे बयान के ऊपर। तो क्या सियासतदानों को कोई जो है वो क्या शुतर बेमहार हो चुके हैं? सर ये देखिए ना, साथ साथ फिर इमरान खान साहब ने भी आज, साथ ही इमरान खान साहब भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा पुरअमन एहतजाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे वरना हम तैयारी से जाएंगे। और तैयारी फिर यही है कि केपीके की फोर्स संभाल के। देखिए ना, ये जो अली सरवर साहब, हर जगह धमकी का ये क्या सिस्टम है, वरना मतलब अगर नहीं है वरना हम ये कर देंगे, वरना एक दफा उनको करने दें। मेरे ख्याल में वरना एक दफा पता चल जाए उनको। पिछली दफा भी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया, बट मैं समझता हूँ कि अदालतों के ऊपर भी सोशल मीडिया का एक दबाव आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के वॉरियर्स जो हैं वो मैदान अमल में नहीं नजर आए। जब वक्त आया कि मैदान के अंदर आने का, तो उस टाइम पे वो जो मुझे सोशल मीडिया के लोग थे वो वहां नहीं नजर आए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया को ज्यादा जो है अपने ऊपर जो है वो तारी ना किया जाए। लेकिन जो दूसरी बात है कि वो इमरान खान साहब जो है वो अब 6 दिन के बाद बात करेंगे या उसके बाद होगा, ये तो फिर आपको पता है उन्होंने पहले भी यही काम किया। और अभी उनको मालूम है, खुद उनकी जो परसों की तकरीर थी उसके अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमारी तैयारी नहीं थी, लेकिन अगली दफा हम तैयारी करके आएंगे। जो कल उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहा कि हमारी तैयारी थी और हम जो है वो सिर्फ अमन अमान की वजह से जो है रुक गए। तो वो मेरे ख्याल में एक खुद कंफ्यूज है। अच्छा, इस पर मैं चाहूंगा सर, शाहनवाज जदून साहब भी पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं।
शाहनवाज जदून साहब ये बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला गुल साहब भी, हिरसो साहिबा भी, कि ये धमकियां दे रहे हैं अब वफाक को कि केपीके की फोर्स हम इस्तेमाल करेंगे वरना हम तैयारी से जाएंगे। सर ये धमकियां वफाक को देना और खुदा न खास्ता फिर तो मामलात आप खुद जानबूझ के चाहते हैं कि जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली सरवर, जिस तरह हमारे साथ रवैया रखा गया, जिस तरह हमारे वर्करों पे तशद्दुद किया गया, जिस तरह हमारे वर्करों को शहीद किया गया, इससे पहले तो ये जो तकरीबन 4-5 महीने पहले यहाँ से मुराद अली शाह साहब सीएम थे, उन्होंने भी मार्च की थी, कराची से चल निकले थे और इस्लामाबाद पहुंचे थे। बीच में फिर पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट थी और किसी तरह उन्होंने ना उनको कोई रुकावटें खड़ी की, ना इनके वर्कर्स को गिरफ्तार किया, ना इन पे कोई शेलिंग की, ना कोई फायरिंग की। इन्होंने तो वो मैदान जंग बना दिया था, जैसे ऐसे लग रहा था अली सरवर जैसे हम फलस्तीन के अंदर है। आप खुद भी मुतासिर हुए कराची में। ब्लॉक करना, रोडे ब्लॉक करना, लोगों को अरेस्ट करना, बाकायदा स्टेट फायर करना, लोगों को जो ना पुलिस से नीचे गिराना। हमारे 2 वर्कर, एक मर्दान का, एक हमारे लाहौर का वर्कर शहीद हुए हैं, हजारों हमारे वर्कर जख्मी हुए हैं। हम तो पुरअमन लोग थे, हम तो आ रहे थे एहतजाज, हमारा जमहूरी हक है। देखिए हमारी गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून ने भी एहतजाज किया है, हमने तो बाकायदा इनको वेलकम कहा। कोई एक वर्कर मुस्लिम लीग नून बता दे कि अगर इनकी किसी एक वर्कर को हमने अरेस्ट किया हो। पीपल्स पार्टी ने किया है, इवन के मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया है। किसी हमने अगर इनके किसी एक वर्कर को तो आप क्या चाह रहे थे शाहनवाज जदून साहब, आप क्या चाह रहे थे? हमने तो आपके दौर में ये भी देखा कि लोग आए और पैसे दे के फिर उनको रुखसत किया गया, या फिर आप समझ रहे थे तरीके लब्बैक की तरह आपको भी फिर बुलाया जाता और कोई माहिदा किया जाता? बिल्कुल कोई बात ये ना कि हमारा जमहूरी हक है, हम इलेक्शन का डिमांड कर रहे हैं, हमारे मैंडेट को चुराया गया। हमारे जो ना वो बैरूनी एक साजिश हुई है। हम तो डे 1 से हमारे कायद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई ये एक अमेरिकन साजिश थी, वो मरासला मौजूद है। ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है असेंबली की फ्लोर पे कि नहीं साजिश नहीं, मुदाखलत है। तो बात ये कि इन्होंने कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, तो इनसे ये पूछे कि कमेटी कहाँ बना दी इन्होंने। आप सर मान नहीं रहे ना, आप तो मानते नहीं ना कमेटी को। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी हमने भेज दिया है, वो मरासला भेजा हुआ है, सबके पास है। एक साजिश हुई है, एक मंडी लगी यहाँ सिंध हाउस में, दुनिया ने देखा। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में एक मंडी लगी, दुनिया ने देखा। इस्लामाबाद के एक नजी जो एक वो होटल था, उसमें जो ना मंडी लगी। बात यह है कि ये बात करते जमहूरियत की। अब ये कह रहे थे ना कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिर गई है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिर गई है, तो अगर हमारी पॉपुलैरिटी गिर गई है पीटीआई की, तो इनको तो चाहिए कि इलेक्शन में आ जाए, हमारी तो जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा ये इलेक्शन में नहीं आते। अच्छा जदून साहब, खबरें ये भी है कि ये इलेक्शन फिलहाल तो कराना नहीं चाह रहे, तो इलेक्शन अगर ये नहीं कराते तो आप लोगों ने जो इस्तीफे दिए हुए वफाक में, तो क्या वापस असेंबली में आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हमारे इस्तीफे हमने दिए हुए और ये उनको चाहिए एक्सेप्ट करें। अच्छा असेंबली में आने का कोई इरादा नहीं है? देखिए जो पंजाब में डीनोटिफाई हुए ना, तो अभी हम इलेक्शन लड़ेंगे ना, पता लग जाएगा इनको। तो जब इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ेंगे आप? बात ये, इलेक्शन तो हमारा हक है ना, हम लड़ेंगे ना, हम इनको बताएंगे ना। इन्होंने कहा कि इनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, वो दिखाने के लिए आप इलेक्शन में लड़ेंगे। अच्छा मैं हिरसो साहब से पूछ रहा हूँ, हिरसो साहब गुफ्तगू सुन रही हैं आप? तो वो कह रहे हैं जी जब हमारे पास लोग ही नहीं थे और आपने भी मार्च किया, आपसे मुराद आपकी पार्टी ने, इस्लामाबाद गए, तो वो कह रहे हैं जी हमने तो किसी को नहीं रोका, तो हमें भी रोकना नहीं चाहिए था। देखिए मार्च करना, एहतजाज करना हर पार्टी का हक है, लेकिन जब आप खुद बोलो कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो तेज नाबूद कर दूंगा, तो यकीनन गवर्नमेंट को तो अपने जो है वो एक्शन रखनी है, अपनी प्रोटेक्शन रखनी है लोगों की चीजें, जिसकी वजह से आप अगर पुरअमन एहतजाज करेंगे तो क्यों रोका जाएगा आपको? क्या एक वर्कर नहीं होना चाहिए, किसी वर्कर को जख्मी नहीं होना चाहिए, किसी वर्कर को शहीद नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ क्या पुलिस को नहीं मारा पीटा गया? क्या पुलिस के अफसरान शहीद नहीं हुए? तो ये चीजें तो फिर क्या आप लोग फूल लेकर गए थे, जो फूल मारा अपने पुलिस वालों को और वो शहीद हो गए? ये चीजें तो जब आपका
जहन ही ये बना हो कि इंतजार फैलाना अच्छा, है। कराची में क्या कर रहे थे? वायलेंस कराची करनी में भी है, इनके ऊपर सफाई शेलिंग की गई है, कराची में भी मारा पीटा गया, शेलिंग भी की गई, बल्कि ये शाहनवाज जदौन साहब भी मेंबर सिंध असेंबली में ये भी थे, और इनको सब ये भी खुद भी मुतासिर हुए। मैं सिर्फ देखिए यही कह रही हूँ कि जब आपका सिर्फ जहन सोचिए कि भाई मार धार करनी है, छोड़ना नहीं है, बस नेस्त नाबूद कर देना है, तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट जदौन साहब क्या कर रहे थे सर? आप पथराव कर रहे थे, डंडे थे आपके हाथ में, असला था? तो बिल्कुल एहतजाज करे, किसने रोका एहतजाज करने? लेकिन अब आपकी सोच, आपकी जबान में ये हो कि भाई नहीं इधर से उधर कर देना है, तो फिर गवर्नमेंट एक्शन में भी आएगी और चीजें करेगी। लेकिन अगर आप पुरमन एहतजाज करना है, अपनी बात को रखना है, आवाम को मोबिलाइज करना है, तो आपको आज भी आप करें। कौन रोकेगा? वो कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन आपको होगा कि नहीं मैं आवाम को धमकियां न दें, खूनी इंकलाब की धमकियां न दें, वरना फिर मसला होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने का आ जा रही, ब्रेक ले लेते हैं जी। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि ये बात जाहिर बहस हो रही है इस बात पर कि जी बाकी पार्टियां एहतजाज करती हैं, और तो पीटीआई की हुकूमत होते हुए उन्होंने नहीं रोका, तो फिर वो कह रहे हैं जी हमें क्यों रोका गया है? क्योंकि वो बयानात शेख रशीद साहब के या कुछ और रहनुमाओं के जी खूनी इनकलाब होगा और हम आएंगे तो ये हो जाएगा, तो शायद उस डर की वजह से, क्योंकि हुकूमत अपनी रेट भी बहाल रखनी है, लोगों को बचाना भी है, खुदा न खास्ता मामले इंतशार की तरफ न चला जाए, यही वजूहत थी या कुछ और वजूहत थी। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि असम्बलियों में वापसी पर भी पीटीआई में गौर हो रहा है। इस पर बात करेंगे, इस ब्रेक की बात कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अब्दुल्ला गुल साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तरफ ये खबरें भी हैं कि असम्बली में वापसी पर गौर हो रहा है पीटीआई की, जबकि खान साहब 6 दिन पूरे होने के बाद अपने अगले लाहेअमल का ऐलान करेंगे कि जनाब उन्होंने क्या करना है। लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं कि खासतौर पर कि जी फोर्स इस्तेमाल की जाएगी, हम तैयारी कर आएंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये गवर्नमेंट बजट तो दायरे पेश करना ही पड़ेगा, अब तो बजट तो सामने आ गया, तो आपको लग रहा है कि इस बजट के बाद फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे ये लोग? ये मेरा नहीं ख्याल कि अगर 30 रुपीज लीटर जब पेट्रोल बढ़ाया था तो उसी दिन मैंने अपना बयान दिया था और मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि इनको गारंटी भी मिल गई है और इनको ये एश्योरेंस भी है कि हमने जो है अगला बजट भी पेश करना है। कहाँ से मिल गई सर? देखिए, इंटरनेशनली जो आपके मॉनेटरी इदारे होते हैं और जाहिर है कुछ ऐसे मजबूत लोग जो होते हैं उनके साथ गारंटी तो होती हैं, और क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम कौम से खिताब भी नहीं किया। जब उन्होंने खिताब किया तो वो एक मुश्किल वक्त में खिताब किया और उन्होंने फिर बता दिया, और उसके बाद से आपने पीटीआई का रवैया भी देख लिया। अब आप खुद देख लें कि वो पहले उन्होंने खान साहब ने यही कहा था कि मैं आऊंगा और मैं बैठूंगा, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना मौकफ तब्दील कर लिया। उसके बाद अब आपके सामने है जो उन्होंने बोला है, तो आपको ऐसे कुछ मुस्तकबिल करीब में बहुत सारे यूटर्न्स फिर नजर आएंगे। जहां तक फोर्स का इस्तेमाल करने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है कि उसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह से फौज आ जाए और सबको जो है वो लपेट दे। लेकिन ये याद रखें कि फिर फौज आएगी तो इस बार जरा उनका रुख मुख्तलिफ होगा। ये ना सोचे कभी कोई कि वो कोई बच जाएगा, कोई लाडला अब कोई नहीं रहेगा। और जाहिर है जो इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जो उनकी मेमोरी के ऊपर गहरे घाव लगाए गए हैं, जिस तरीके से उनको रेडिक्यूल किया गया है, जिस तरीके से उनका तमस्खर बनाया गया है, गली गली में DJISI के मामले के ऊपर जो है वो 1.5 महीना तक जो है वो डिस्कशन होती रही, तो ये मामलात जो हैं ये भुलाए नहीं भूले जाते। ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह बताना चाहता हूँ। तीसरी बात जो है वो आप खान साहब की आप हवाले से देख लें कि वो लोग जो KP से आने थे वो इतने बड़े नहीं है। इस्लामाबाद की टोटल आबादी जो है वो 11,98,000 है, और उसकी आप देख लें कि सेक्टर G, सेक्टर E, सेक्टर F, सेक्टर H, सेक्टर I और दीगर, तो ये एक बहुत बड़ा, तो 2 सड़कों के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका मेन एवेन्यू है जिना एवेन्यू, उसके ऊपर कितने एक लोग होंगे। बहरहाल हम इस नंबर गेम में नहीं जाते, इस बात पे जाते हैं कि आगे गर्मियां ज्यादा आ रही हैं, और मैं नहीं समझता कि इतनी बदनामी लेने के बाद हुकूमत इलेक्शन कराने के मूड के अंदर है, और ना ही इलेक्शन के लिए इस टाइम पे हमारे पास फाइनेंशियल कोई इस तरह से मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस टाइम पे एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि PDM के ऊपर अभी तो इमरान खान साहब का एक तलवार लटक रही है, लेकिन जिस दिन ये तलवार हट गई या उनको इसमें कोई नरमी महसूस होना शुरू हो गई तो PDM आपस में एक फूट का शिकार होगी। ये लिख लें आप बिल्कुल बात। हाँ, ये तो और उससे फिर जो सिचुएशन है वो
कहीं ये हो सकता है कि नवंबर में आर्मी चीफ की तकर्री के बाद ये नया फैसला लिया जाए कि फिर कौन सी हुकूमत जो है इलेक्शन कब करवाना चाहती है और किस तरह से करवाना चाहती है। इसलिए नवंबर की जो आखिरी तारीखें हैं उनको आप जहन में मद्देनजर रखिएगा। और जहां तक केपी की हुकूमत का मामला है, मैं समझता हूं कि केपी की हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ फोर्स का इस्तेमाल केपी से नहीं बल्कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो बल्तिस्तान है से भी हो सकता है, जहां पीटीआई के लोग आज भी मौजूद हैं। अच्छा जी, हमें मलिक इमरान काकर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, एमकेएम के रहनुमा हैं बलूचिस्तान से। बहुत शुक्रिया काकर साहब। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे, जिसे लगता यह है क्योंकि 1300 से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार वहाँ कामयाब हुए हैं, तो लगता यह है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं या सियासी जो लोग हैं उन पर अदम एतमाद कर दिया है सियासी जमातों पर वहाँ के लोगों ने। क्या दुरुस्त है सर ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई। बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इस बार बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने बहुत बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल की है। इसमें जहां तक ये बात सही है कि वहाँ पे मौजूद जो सियासी जमातें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, वो आवाम को उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी जिस तरह डिलीवर करना चाहिए था, और ये आवाम का एक शदीद गुस्सा है। इसके साथ साथ एक बात ये भी हकीकत के बलूचिस्तान जो कि कबायली सूबा है और बलूचिस्तान में शख्सियत परस्ती या शख्सियत की बुनियाद पर वो भी वोट ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि ये बल्दियाती इंतखाबात है, हर गली कुचे में ये इलेक्शन हो रहे थे। तो इस हवाले से सर शख्सियत परस्ती तो पूरे पाकिस्तान में है ना, कोई इमरान खान साहब को शख्सियत परस्ती पे है, कोई नवाज शरीफ साहब का है। मैं सिर्फ अर्ज कर दूं, पूरे पाकिस्तान और बलूचिस्तान के माहौल में एक फर्क है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में दिगर सूबों में ऐसे इलाके बहुत कम होंगे जहाँ पे लोगों का जो है वो इंसाफ तक बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बलूचिस्तान में आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे आज भी आम शख्सियात के, आम सरदार नवाब के जेल मौजूद है, जहाँ पे जागीरदाराना निजाम बहुत मजबूत है। तो उसके साथ साथ ये बात आपकी सही है कि अब आवाम में शऊर आ चुका है, और खासकर सोशल मीडिया का वो इतना असर रसूख इतना फैल चुका है। अच्छा काकर साहब ये बताइए ना कि आपकी पार्टी भी तो थी वहाँ पर, वहाँ कोई नहीं जीता आपका बंदा, क्या एतमाद नहीं है लोगों पर या कुछ और अवामिल है? अच्छा, दो तीन बातें हैं। पहली बात ये, हमारे यहाँ से वहाँ पे इस बार जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था, आम 3 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त मौजूद थे। हमारे वहाँ पे 21 उम्मीदवार थे, जिसमें से हमारे 10 उम्मीदवार जो एडजस्टमेंट में दस्तबरदार हो गए थे। उसके साथ हमारे 11 उम्मीदवारों में से अगर मैं आपको बताऊं, हमारा 21 उम्मीदवार भी मौजूद था जिनका बराह रास्त मुकाबला जो था वो जिया लांगो जो वजीर दाखिला है उनके लोगों से था। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो वोट हम वहाँ पे 3 सीटें न सिर्फ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हमने निकाल ली, इसके साथ साथ हम कहीं पे भी हमारी वो पोजीशन नहीं रही कि हम तीसरे नंबर पे रहे। हमने पोजीशन पे 10 के 10 सीटों पे हमारी वो रही है, 3 हमारी निश्चितें निकल रही है, 2 हमारी निश्चित है वो रिकाउंटिंग में निकल रही है। अभी आखिरी खबरें आने तक कितनी सीटें निकली आपकी? फिलहाल हमारी 3 निश्चितें अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुकी हैं। सोबतपुर का वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का वार्ड नंबर 1 हमारे पास है। अच्छा, 3 सीटें कागज साहब तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर सफवान मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीएसपी के नौजवान रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये मैं बात करूं बलूचिस्तान के हवाले से तो 5 कहा गया कि पीएसपी की सीट्स आई है वहां से। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अचीवमेंट है। 5 सीटें हमने पाक ज़मीन पार्टी ने बलूचिस्तान से जीती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे साथियों की एक बहुत अनथक मेहनत है। वहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। अताउल्लाह कुर्द भाई बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ बलूचिस्तान और पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन की हैसियत से वो काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी उनकी कारकर्दगी रही हमारे साथ 5 सीटों। अच्छा, कराची में तो कोई काउंसलर नहीं जीता आपका, लेकिन बलूचिस्तान से 5 जीत गया, ये बात समझ में नहीं आई। हाँ, अभी खेल जारी है अली भाई, अभी अंजाम बाकी है। तो अभी एक अंजाम का नतीजा आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह कराची भी इंशाल्लाह पूरा कराची गवाही देगा कि कराची की हकीकी नुमाइंदगी। अच्छा, एमकेएम की भी कहा जा रहा है, अभी इमरान काकर साहब मौजूद है हमारे साथ, वो बलूचिस्तान के कहता धरता वही है एमकेएम के, वो कह रहे हैं 3 सीटें हमारे पास भी आ गई हैं। अच्छा, नहीं मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। बिल्कुल अगर आई है तो आई होंगी, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, लेकिन ये कहीं इसका जिक्र तस्करा नहीं है। पाकिस्तान पार्टी के 5 उम्मीदवार जो है वो ऑब्वियसली जीते हैं, और बिल्कुल अगर आई है तो कांग्रेचुलेशन टू हिम एज वेल। लेकिन ये कि पाकिस्तान पार्टी का जो जिस जमात की बुनियाद 6 साल में डली, लेकिन उसका नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग था। एमकेएम तो देखिए 6 साल की जमात नहीं है ना, लेकिन ये जमात जो 6 साल के अंदर बनी, आज उसका नजरिया इतना स्ट्रॉन्ग है
कि बलूचिस्तान के अंदर जाकर हमने अलहमदुलिल्लाह वहां पर एक पूरा जलसा किया लास्ट ईयर, और आज इस इलेक्शन के रिजल्ट ने ये बात साबित की कि मुस्तफा कमाल भाई की एक बात सच पर है, बरहक है, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा पूरा पाकिस्तान इस चीज की गवाही देगा इंशाल्लाह। चलिए, अब अच्छी बात है, 5 उम्मीदवार वहाँ कामयाब हुए हैं आपके। अब्दुल्ला गुल साहब, बलूचिस्तान के मामले में अगर मैं आपसे पूछूं, जिस तरह बात हो रही है कि बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार 1300 से ज़्यादा कामयाब हुए, तो ये बात तो दुरुस्त है कि फिर सियासी रहनुमाओं पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है लोगों ने, तो यही सिचुएशन फिर दीगर सूबों में भी शायद फिर हो सकती है। जी बिल्कुल, असल में न सिर्फ पार्टियों पे अदम एतमाद हो गया बल्कि सिस्टम के ऊपर भी अदम एतमाद हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं, और ये आपको आने वाले वक्तों में पूरे पाकिस्तान में नजर आएगा। एक सवाल जो था जो शुरू में आपने जदून साहब से किया, मैं उसको जरूर जवाब देना चाहूंगा, वो है कि इस टाइम पे क्या वापस हो सकते हैं पीटीआई वाले? जी, असेंबली में वापसी की खबरें हैं, बिल्कुल। अंदर की खबर आपको बताऊं कि मैं कहता हूं 98% लोग पीटीआई के जो है वो वापस असेंबली में जाना चाहते हैं। 98%? और आप उसका 98 अगर 99 नहीं है, ठीक है ना जी। और इसके अलावा जो ये है कि आप देख लें कि सेनेट से क्या इस्तीफे दिए, वहां से तो नहीं दिए। इसी तरीके से अगर आप इस बात के ऊपर गौर कर लें कि क्या सेनेट के अंदर उन्होंने कोई आज तक कोई ये कहा कि वो साइफर के ऊपर कोई कमीशन बनाया जाए, नहीं, तो वो भी नहीं हुआ। हालांकि वो तो उनका इख्तियार है, सेनेट में उनके पास लोग मौजूद हैं। अब तीसरी बात जो इसके अंदर है वो ये है कि अभी तक ये तनख्वाह ले रहे हैं, इस्तीफे दे दिए में हैं, लेकिन बतौर जो एक मेंबर नेशनल असेंबली जो मुराद और जो तनख्वाह है वो अभी तक ले रहे हैं। आज दिन तक कह दें या तो कोई मुझे गलत साबित कर दें कि जी हम नहीं ले रहे। इसलिए ये सारी बातें जो हैं ये आपको आइंदा आने वाली एजुकेशन की तरफ नहीं बल्कि आपको मसालियत की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। और मलिक रियाज की और जो जरदारी साहब की जो ऑडियो लीक का पहला सिलसिला है वो तो आपने सुना है, अभी और बहुत सारे जो लीक। अच्छा, अभी और आनी है। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, मैं कागर साहब से पूछ लूँ इस हवाले से। कागर साहब, क्या कहेंगे आपके इस वक्त जो सिचुएशन है खासतौर पर पूरे मुल्क में, और खासतौर इमरान खान साहब तो बार बार कह रहे हैं जी पूरे मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए, तो आपकी पार्टी पहले तो खान साहब के साथ थी, जब खान साहब की हुकूमत चलेगी तो फिर दूसरी हुकूमत में आप शामिल होगी माशाल्लाह, और अब कोई और हुकूमत आएगी तो इलेक्शन के बाद वहाँ भी आप होंगे अगर जीत गए तो अब क्या आपकी पार्टी में सोच है कि अब इंतखाबात जल्दी हो जाएं तो फ़ायदा है आपकी पार्टी को, या आप समझते हैं कि नहीं अभी तो हमें वजारतें 2 मिली हैं, अभी तो सिंध में भी हिस्सा लेना है, उसके बाद फिर बात की जाएगी? अच्छा, पहली बात तो ये अली भाई, अगर आप मुझे मेरा हक देंगे और मुझे पूरा टाइम तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, वरना अगर मुझे जी आप बोले सर, बोले पहले बेहतर है बात ही ना करूं। बोले सर, बोले। सबसे पहले आपने बात की और एक मेरे भाई को लिया, हमें इस पे कोई इतराज नहीं। बलूचिस्तान में बहुत हजारों सीट निकली, 5 सीट कोई और निकाल ले, लेकिन मैं आपकी दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि उनके पास 4 जो है वो आजाद सीटें हैं, 1 सीट जो है वो डॉल्फिन पे निकली है। अच्छा, अभी की मालूमात है, शायद आपके पास मालूमात आ गई होंगी। पहली बात। दूसरी बात यह है, जहाँ तक आपने इनकम के हवाले से की वजारतें ले ली, फला ले ली, अली भाई इनकम का ही शऊर है कि आज आम लड़का टीवी पे बैठकर किसी जागीरदार का इंटरव्यू कर रहा है, ये इनकम नहीं है। वरना आप 77 से पहले देख ले, कराची में आम लड़का जो था उसको बस में जाने की और तालीम हासिल करने की भी इजाजत नहीं थी। ये 77 से पहले इनकम के वजूद से पहले ये कराची के हालात थे। तो किसने दिया सर ये शऊर, किसने दिया? मेरी आप सुन ले अली भाई, आप मेरी बात सुन ले। आपने अपनी बात की, अब मुझे दिफा का हक है। तीसरी बात आपने की, आप खान साहब के साथ थे, हम अगर इमरान खान साहब के साथ थे, हमने जो मुआहदा किया था वो मीडिया पे था, आप देखे तो दोस्तों ने उसको बारहा बयान भी किया। उसके बाद आज अगर हम सर सवाल कर लो बीच बीच में आप ही से, मेरी आप सुन ले सर। आप फिर देखें ना बात, अब चूंकि तारीख को आप मस कर रहे हैं इसलिए सवाल बीच में बनता है, इसलिए है काकर साहब की जो मुआहदा किया था आपने, 12 नुकात लिखे थे पीटीआई के साथ, उसमें वजारतें शामिल नहीं थी, वजारतें आपने फिर क्यों ले ली? मैं आपको अली भाई, मैं आपका जो एक तरफा तजज़िया है उसकी तस्दीक करवा रहा हूँ। अगर आप 77 से पहले कराची में आबाद लोगों की हिस्ट्री देख ले तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि 77 के बाद क्या तब्दीली इनकम चाहिए। पहली बात। दूसरी बात है, अगर हमें वजारतें मिली, ये वजारतें हमें कोई खैरात में नहीं लिए, हमें कराची वालों ने मुंतखब किया, वोट दिए। वरना हमसे अच्छे लोग जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, जो वजारतों के लिए बैठे भी है, उनको वजारतें क्यों नहीं मिल रही? दूसरी बात। तीसरी बात है, अगर हम वजारतों की सियासत करते तो जो की बजाय खान साहब हमें 3 वजारतें दे रहे थे और इससे ज्यादा मराद दे रहे थे, और वो सिटिंग हम वहाँ पे बैठे हुए थे, फिर हम वहाँ भी हमारे पास वजारतें थी, फिर हम यहाँ क्यों आए? तो मेरे भाई, जब आप आज खुद कह रहे हो कि खान साहब ने वो डिलीवर नहीं किया जो वो करना चाहिए था, तो हमें भी वालानको में जाना था, 20 साल बाद इलेक्शन होना था, हमें लोगों को जवाब देना था, हमें अपने वोटर को मुतमईन करना था। हम अंदर थे, हमें अंदाजा था कि मुल्क कहाँ कर रहा है।
ये बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि एमकेएम इक़्तिदार के लिए इधर गई और 2018 हम वहाँ अपोजिशन को छोड़ के गवर्नमेंट में नहीं आए, हम गवर्नमेंट छोड़ के अपोजिशन में आए। हमें अंदाजा था कि इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमने गवर्नमेंट को तरजीह नहीं दी। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर। दूसरी बात, जहाँ तक हालात की बात है, मुझे तो बहुत शॉकिंग लगा कि खान साहब का, मलिक रियाज साहब, इसमें कोई शक नहीं कि माजी में भी उसके सियासतदानों से राब्ते रहे और उसकी बात को तरजीह देनी चाहिए। और मैं भाई से ये सियासी कारकुन, ये मुतालिबा भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि इस वीडियो, ये जो ऑडियो है, इसकी फॉरेंसिक कराई जाए और अगर ये सच है तो खान साहब को भी अब ग्राउंड में आना चाहिए। सियासी कायदीन से राब्ते कोई गुनाह नहीं है अगर बंदा उसूलों के मुताबिक करे। हेलो जी आवाज आ रही है आपकी सर, सुन रहे हैं, मैंने कहा आपको आप बोलने था। तो मैं ये अर्ज करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है और खासकर उन्होंने सबको बहुत हिट किया। हम तो अभी दहशतगर्द बने हैं, मेरे ख्याल में 4-5-6 दिन हुए या 1 महीना हुआ है खान साहब की नजर में हम दहशतगर्द हुए। उससे पहले तो हम नफीस लोग थे, लेकिन ये लोग जरदारी या नवाज शरीफ साहब, ये तो उनके बहुत दूर से वो छोर से फला के अगर उनसे राब्ते हो रहे, तो मेरे ख्याल में ये अगर जमहूरी निजाम में देखा जाए तो खान साहब अगर ये मान गए कि यहाँ पे सियासतदानों से राब्ते होने चाहिए तो ये एक अच्छा कदम है। और अगर खान साहब के नजरिए को देख ले तो ये जो धरना हुआ है या धरने के नाम पे जो लोग निकले थे, मेरे भाई ने आगे तज्जिया किया, वो मुझसे बेहतर जानते हैं इस्लामाबाद को, तो ये खान साहब के लिए एक इशारा है कि अब हक धर्मी की सियासत नहीं चलती। आवाम जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं, भले आप पूरी दुनिया से जंग लड़े, लेकिन अगर आपके आवाम के लिए आप डिलीवर ना करें तो आवाम अपने हुकूक चाहती है, आवाम को बुनियादी आवाम ज़ाहिर है रिजेक्ट कर देंगे आपको, ये बात दुरुस्त है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आपके वो 4 उम्मीदवार आज़ाद थे जो शामिल हुए हैं, 1 सीट से गालिबन आपने जीती है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं इनको थोड़ा सा क्लियर करूं। अब ये सिर्फ बात इन्होंने की है, 2-3 बातें तो मैं इनको बताऊं कि देखें, ये इसमें कोई जज्बाती तकरीर का मौका नहीं है, ये तो एक टॉक शो है और टॉक शो का थोड़ा सा एक बेसिक उसूल ये है कि आदमी फैक्ट पे रहते हुए बात करे। तो इनिशियली तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये इलेक्शंस और ये चीजें सारी एमकेएम बता रहे हैं, तो ये सारे तो वो लोग हैं जो आज तक अल्ताफ हुसैन की भीख पर पल रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं भी बहुत ज्यादा बात नहीं कहना चाह रहा, ये आज भी जिनका जो छोड़ा हुआ है, बचा हुआ है, वो खा रहे हैं, ठीक है ना। एक तो ये समझे, अगर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 77 से एमकेएम ये थी या वो थी, तो इतने ज्यादा हिम्मत का मुजाहरा करें। इन सबको बहुत ज्यादा मर्द का बच्चा बनने की जरूरत है, तो अपना एक अलग सिंबल लें, अपनी एक अलग पार्टी बनाए। सबसे पहले काबिज पार्टी को छोड़े, पहले तो ये बात एक यहाँ पे क्लियर कर लें, तो फिर 77 की बातें करें तो फिर अच्छा भी लगे, वरना जिसकी पार्टी उसकी पार्टी उसको वापस करें, पहले तो ये बात यहाँ क्लियर करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एमकेएम से जो जितने मुआहदे हुए, ये क्या कोई पहली दफा मुआहदे हुए एमकेएम के? जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे किए और हमने कराची के मसाइल के ऊपर बात की, तो भाई मसाइल तो हल होते हुए नहीं दिखे, लेकिन हाँ ये हुकूमत में जाते हुए जरूर दिखे। ये कौन सी ऐसी बाजारी पार्टी है, ये बता रहे हुकूमत से अपोजिशन में गए? जी नहीं, ये हुकूमत से हुकूमत में गए। ये वो लोग हैं जहाँ एक IT मिनिस्टर साहब तकरीर करते रहे कि भाई IT में हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर दी, तो ये सारी कामयाबी तो पीटीआई के हिस्से में भी जानी चाहिए ना, क्योंकि उनके वजीर आजम की कैबिनेट के मेंबर थे। एक तरफ उनकी तारीफ कर रहे हैं और उसी दिन बैठ के दूसरी जगह पर अपनी सेटिंग बना रहे हैं, क्योंकि अगर सेटिंग से ये बाहर निकलेंगे तो ये जेलों में जाएंगे। तो ये एमकेएम का रिकॉर्ड है। आज भी जब NA 240 के हल्के में हम जा रहे हैं तो हमें यही बातें पता चल रही है कि भाई इनके जितने MPs वहां से इलेक्ट हुए हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया को पानी बेच रहे हैं। तो ये तो इनकी टोटल सियासत है। एक MP 24 लाख रुपए लेके भागा हुआ है, दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया को पानी बेच रहा है। तो ये हालात है। ये जितना मौका है, ये गिद्ध की तरह काम करें, गिद्ध की तरह नोच रहे हैं, और बिलखुसूस ये तमाम कौमों के साथ साथ ये बिलखुसूस मुहाजिरों को नोच रहे हैं। उनका जो बचा हुआ गोश्त है, जो गिद्ध होता है ना, वल्चर, वो आखिर में वो स्कैवेंजर होता है, वो आखिर में मरी हुई चीज को खा रहा होता है। तो ये मरी हुई चीज को भी जख्मों को नोच रहे हैं मुहाजिरों के। तो ये आर वेरी क्लियर विद दिस फैक्ट, इनके दिलों से अब ये तेल निकल चुका है। अभी इधर उधर की बातें करने से अभी कुछ नहीं होगा। अभी इनकी जो बची कुछ चीजें, अभी 3 सीटें मार देंगे। ये जिस तरह भी यहाँ पे कंटोनमेंट में सिमट गए, आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल सिमटेंगे। और अब NA 240 का इलेक्शन भी आपके सामने, इंशाल्लाह ये लांडी की आवाम, करंगी की आवाम, इनका इंशाल्लाह कैसे इस्तेमाल करेंगे। करंगी का इलेक्शन भी जाने वाला है काकर साहब, फिर आप तो बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको शायद इल्म नहीं, क्या सूरत हाल है? मेरे भाई ने बहुत जज्बाती तकरीर की अपने कायद की तरह। हमने अगर जज्बाती बातें की, एंकर्स को गाली नहीं दी, ख्वातीन ने एंकर्स को गलीज बातें नहीं वो की है। पहली बात। दूसरी बात, ये सफवान मलिक साहब को मैं जानता हूँ, ठीक है, या अभी भी ड्राइंग रूम में बैठ कर बात कर रहे हैं, इसको आम बंदे का क्या पता। तीसरी बात, ये अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं। वो हमारा बानी था, उसने एमकेएम बनाया था, लेकिन 1989 में पहला APMSO का जो चेयरमैन था वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ही था। हम कोई बगोरे नहीं हुए कि हम वहाँ गए, दुबई में हमें किसी ने इशारा किया कि अपने एमकेएम को कमजोर करने के लिए हम आपको उतार रहे हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब 18 में सपोर्ट नहीं किया गया तो वो गालम गलोच पे उतर आए। काबिज नहीं है भाई। शायद अभी सियासत शुरू की है, क्योंकि जिस ड्राइंग रूम से वो निकलते हैं वहां से अच्छे लोग नहीं निकलते, पहली बात।
दूसरी बात ये, जहाँ तक इसने हमारी बात की कि हम मुहाजिरों का दूध या पानी बेचते, अगर हम लांडी में पानी बेच रहे होते तो आप कहते हो हमने डिलीवर किया, हमने कराची में बेहतरीन डिलीवर किया, फिर चौथी बार आप क्यों हार रहे? आपके पास पूरे कराची में एक काउंसलर नहीं है, आप इलेक्शन भी लड़े, उसके बाद भी आप इनकम की बात करते। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने इनकम के लोगों को लापता करवा के फिर बात करवाया और उसमें आप क्रेडिट लेते रहे कि देखो ये हमने करवाया। आप ये बड़ा इल्जाम है सर, ये बड़ा इल्जाम है कि लापता करा के खुद ही बाजियाब कराया। डॉक्टर साहब, इनकी सियासी तजुर्बा कम है, मैं तो ये कहूंगा, बस मैं क्या कहूँ कि इनको तारीख ही नहीं पता कि कौन लापता होने वाले कब लापता हुए और वो बाजियाब किन तारीखों में हुए। अगर इनको यही नहीं पता तो फिर तो अब इस फैक्ट से दूर बात करने का क्या फायदा? इनके तो कायदीन को ये नहीं पता आज तक, ये नहीं पता आज तक कि इनके लापता लोग कितने, इनको तो ये नहीं पता आज तक। इनसे पूछे ना लापता लोगों के कितने नंबर है, इनसे पूछे, बैठे ना प्रोग्राम में, बताइए लापता कितने लोग हैं। सुनने की इसमें हिम्मत नहीं है तो फिर ये सुनिए ना, जिस असावला खुद की ये बात कर रहे हैं वो करप्शन में 2001 पे हटाए गए थे। मैं अली भाई ऑन द रिकॉर्ड आपको लेटर दिखाऊंगा जो इनके हमने जारी किए 2001 में। अच्छा, लोग इनके साथ आ गए, इनकी 11 रुकनी सेंट्रल कमेटी में लो तो वापस आ गए। अगर वो इतने बड़े मसीहा है, वो गाली जाने वाले लीडर जो इनका है, तो इनके 9 लोग हमारे पास क्यों आए? एक तो इनकम का इनके पास जाना चाहिए, कभी का मरखा पकड़ के बिठा देती कि इनकम से हमारे पास है। हमने तो मीडिया पे दिखाया, वसीम आफ्ताब वापस आए, डॉक्टर सगीर वापस आए, सलीम ताजिक वापस आए, क्यों आए ये लोग? अगर क्यों आए सर? डॉक्टर इसका जवाब दे दीजिए, 3 नाम जो गिनवाए हैं ये वापस क्यों गए? आपकी पार्टी क्यों छोड़ दी? मैं बता देता हूँ उन्होंने क्यों छोड़ दी। एक तो तरह से इनको अपने थोड़े से फैक्ट्स दुरुस्त करें। वो हमारी पार्टी से, क्योंकि हम 2018 का इलेक्शन जीते नहीं, तो वो उसी 2018 में छोड़ के जा चुके थे और 2018 के बाद वो बहुत अरसे तक अगर वो कहीं से गए तो वो शतुल इबाद ग्रुप एक अदद था जिसके लिए वो काम करते रहे और एंड ऑफ द डे वो एमके वो पहुंची खाक वहीं जहां का खमीर था, तो वहीं का वो खमीर था तो वहां पहुंच गए। तो इख्तिलाफात नहीं थे, हमारी हार की वजह से छोड़ के मुस्तफा कमाल साहब से इख्तिलाफात कोई नहीं है उनके, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मेरे इनमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमें ये पता है आज की तारीख तक कि वो 2018 में जब हम इलेक्शन हारे तो वो छोड़कर चले गए। अगर उनको या तो वो पहले दिन जीतने के लिए आए थे या वजीर बनने, एमपी बनने आए थे, तो उनकी सोच गलत थी, क्योंकि सियासी जद्दोजहद में तो डेफिनेटली कुछ वक्त लगता है। तो वो छोड़कर चले गए और उसके बाद देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके अलावा उसके बाद एक नई कैबिनेट कब की हमारी अनाउंस हो चुकी है साल 2020 में, सब लोग काम करें, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारी नेशनल काउंसिल है, तमाम चीजें। तो ऐसी हवा में बात करने की जरूरत नहीं। आज एमकेएम अपने 32 साल में से मुस्तफा कमाल के 5 साल माइनस कर दे तो कोई कारकर्दगी बताने के लिए इनके पास बचेगी नहीं। ये जितनी ऑक्सीजन है मुस्तफा कमाल की मरूने मिलना था। पार्टी पे ये काबिज है, अली भाई इनको बताएं ये बात कि ये काबिजों की पार्टी है। हम अगर कहीं काम करें तो हम जद्दोजहद करें एक अलग प्लेटफॉर्म से, एक अलग निशान से, एक अलग नजरिए से। हम काबिज नहीं है। चाहे उनको जगह मिल जाए, हो सकता है। बहुत शुक्रिया इमरान काकर साहब, आपके डॉक्टर सफानुल्लाह साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमने बात की कि बलूचिस्तान भी जाहिर है कहा जाता है पसमानदा तरीन सूबा पाकिस्तान का, हालांकि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो हैरान कुन नताइज हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं, 1310 से भी ज़ायद तादाद है उनकी, जबकि सियासी जमातें जो हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है वहाँ के लोगों ने और वो इतनी ज़्यादा कामयाबी वहाँ से हासिल नहीं कर सके। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर में टीम को दी इजाज़त।